ठीक है। देखो हुआ कि हमने सबसे पहले कहा कि इफ a ray of light is incident obliquely on the interface of two media, then direction of propagation changes. This changing direction of propagation of light is called as refraction of light. फिर हमने डायग्राम निकाली, इंसिडेंट देखा है कि यहाँ पर नॉर्मल निकाली और फिर देखा कि डायरेक्शन चेंज हो रही है। इंसिडेंट में नॉर्मल इनके बीच का एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड के इनका बीच का एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और फिर आगे जा सकता है इस एल ने एक्सपेरिमेंट करी। हां, इस प्रकार से ये एक्सपेरिमेंट के मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स की डिफरेंट पेयर ऑफ मीडियम स्क्रीन होगी या डिफरेंट एंगल में लाइट इंसिडेंट किया एंड फाइनली उसने बताया कि देखिए दो चीजें तो कॉमनली फॉलो होती हैं। कौन सी दो चीजें हैं? पार्ट 1 इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन से। कौन तीन चीजें बताई है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। कहां पर? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये एक ही प्लेन है तैयार होते हैं। और दूसरा पार्ट बताया है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये कांस्टेंट होता है। अगर जो इसको ब्रैकेट में डाल दूं और गिवन पेयर हो, पेयर बदल गई तो ये कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाएगी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल आर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी रखो, ये रेशियो कांस्टेंट है अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है। और इस कांस्टेंट को ही हमने नाम दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एक इंटरेस्टिंग चीज जरा देख लेते हैं, कुछ लोगों का इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। इस sin r अपॉन sin r इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। कैसा बनता है इसको? दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 मतलब कौन सा मीडियम है? जिस मीडियम में हमारा लाइट जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 मतलब वो जहां से लाइट आ रहा है उस मीडियम के रिलेटेड। ठीक है। ये हमने किसके लिए लिखा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 मतलब इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं हम। इस पोर्शन के लिए 1 से लाइट आ रहा है, 2 में जा रहा है, हम लिखेंगे sin r अपॉन sin r इज कांस्टेंट। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। क्या ऐसा ही इस पॉइंट के लिए लिख सकते हैं? पक्का? क्या लिखेंगे उसके लिए? देखो जिस मीडियम में जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये कौन सा मीडियम है? जाने वाला मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, आने वाला मतलब विद रिस्पेक्ट टू 2। सही है। पक्का? अब यहाँ पर एंगल आई कहां पे है? आई डैश से कहना पड़ेगा। पक्का? सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू क्या आने वाला है? sin i डैश अपॉन sin r डैश। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, क्या i डैश और r का कुछ रिलेशन कैसे है? अल्टरनेट एंगल, ये ग्लास लाइन है तो ये दो लाइंस पैरेलल है, ये दो लाइंस पैरेलल है तो ये दोनों नॉर्मल्स पैरेलल करेंगी। ये दो पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, r इक्वल टू i डैश करेगा। क्या सही है? लिखूं मैं? इधर लिखता हूं sin ऑफ i डैश मतलब कुछ है r अपॉन sin r डैश। अब देखो क्या इस पेयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट रहेगा? ऐसा ही स्पेस का हमने नॉर्मल कहा है। पक्का?
सो अगर ऐसा रहेगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो दिस शुड बी इक्वल टू, इसके जैसा रहेगा ये। देखो मैं इसको क्या लिखता हूँ, तो दूसरी और एक चीज देखते हैं। हमने आई डैश को पता है साइन आर, तो ऑब्वियसली आना चाहिए साइन आई, क्योंकि पेयर सेम है, और ये आ जाएगा 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 अपॉन साइन आर अपॉन साइन आर, ऊपर का नीचे आएगा, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर वाली चीज ऊपर जाती है, ठीक है। तो ये साइन आर अपॉन साइन आर है, उसको मैंने ऐसा लिखा, पर साइन आर अपॉन साइन आर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो ये आ गया 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। So refractive index of 1 with respect to 2 is equal to 1 upon refractive index of 2 with respect to 1। पक्का? इसका मतलब क्या है, r डैश और I ये दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल। अगर ये एंगल इक्वल है मतलब ये दोनों रेस कैसे हैं, पैरेलल। सिर्फ हुआ क्या फिर, तो हमारा जो आने वाला रे है तो एक्चुअली सीधा सीधा जाना चाहिए था, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्लास स्लैब हियर इसकी पाथ थोड़ी सी शिफ्ट हो गई, इसकी पाथ थोड़ी सी शिफ्ट हो गई, एंड दिस शिफ्ट इज कॉल्ड एज लैटरल शिफ्ट। इसको कहते हैं लैटरल शिफ्ट। जैसे ये आने वाला है इंसिडेंट पे, रिफ्रैक्टेड पे है, वैसा ही बाहर निकलने वाला रे है, इसको कहा जाता है एंड इमर्जेंट रे ये हमारे इंसिडेंट रे को पैरेलल रह जाते हैं। पक्का? ये सब क्यों होता है, why, what is the reason behind diffraction? Exactly, the reason being velocity of light changes when it travels from one medium to another। सही है। So refraction के पीछे का रीजन है कि velocity of light is different in different medium। ठीक है, लाइट की वेलोसिटी अलग-अलग मीडियम में अलग-अलग होती है। चलो लिखो एक का ये नॉन इरेज कर दो, चलेगा?
क्या लिख कर, अब देखो थोड़ा ध्यान दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 ये 1 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? So देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू 1 है, दिस इज sin i अपॉन sin r, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है, मतलब i बड़ा होना चाहिए या r। sin फंक्शन ऐसा है, sin 0 की वैल्यू कितनी है? sin 45 हो, sin 90, जैसे एंगल बढ़ता है वैसे sin फंक्शन की वैल्यू बढ़ती है। मतलब अगर ये वैल्यू 1 से ज्यादा है मतलब न्यूमरेटर बड़ा है, इसका मतलब i इज ग्रेटर देन r, पक्का? इसका मतलब रे ऑफ लाइट, देखो ये ऐसी केस है, अगर सीधा जा रहा है तो i इक्वल टू r रहेगा। अब हम कह रहे हैं i इज ग्रेटर देन r, मतलब ये रे ऑफ लाइट कैसे जाने वाला है? अभी i इक्वल टू r है, क्यों है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अभी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, i इक्वल टू r है। अब हमारा कहना है ये r छोटा है, मतलब ये एक्चुअली ऐसे जाना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब हमारा रे ऑफ लाइट कहां पर गेट हुआ? टुवर्ड्स। ऐसे केस में ये जो मीडियम है, मीडियम 2 इज कॉल्ड एज डेंसर मीडियम। हमने अभी इसके पहले उल्टा पढ़ा था, हम पहले मीडियम को कहते थे ये रेयर है, ये डेंसर है, और फिर कहते थे रेयरर टू डेंसर जाता है तो लाइट वेट टुवर्ड्स फॉरवर्ड, सही है। अब हम वही कह रहे हैं, बट हम अभी थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास पता नहीं है वेदर एयर इज रेयर या ग्लास इज डेंसर, हमें पता नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हम एक्सपेरिमेंट करके अब हम कह रहे हैं अगर एंगल i इज ग्रेटर देन एंगल r, इसका मतलब रे ऑफ लाइट वेट टुवर्ड्स नॉर्मल, दैट इज मीडियम 2 इज मीडियम 2 डेंसर। इसके पहले छोटा सा वर्ड आना चाहिए, ऑप्टिकली डेंसर। कैसे डेंसर? ऑप्टिकली डेंसर मतलब क्या? लाइट को ट्रैवल करने की अपोजिशन ज्यादा है, लाइट की वेलोसिटी कम होनी चाहिए, मींस अगर आप एक आधे रास्ते से जा रहे हैं और ज्यादा गाड़ी है तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड, और अब बिल्कुल रास्ता खाली है, रेयर है, एक गाड़ी यहाँ पर है 1 किलोमीटर पर है, तो आपकी गाड़ी पास जाएगी। तो वैसे ही लाइट के लिए है, इसका मतलब अगर मीडियम ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली वर्ड यूज करते हैं कभी-कभी यूज, ठीक है। दैट मींस velocity of light in medium is smaller than in medium 1। ऐसे ही है, ये बाकी का लिखा हुआ है, इरेज कर दो से। देखो इसको थोड़ा सा समझ कर लेना ज्यादा जरूरी है। क्या कहा हमने? हमने कहा अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज ग्रेटर देन 1, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 ये होता है sin r अपॉन sin r, ये 1 से ज्यादा है मतलब न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है इसका मतलब एंगल i इज ग्रेटर देन एंगल r, इसका मतलब हमारा रे ऑफ लाइट इज बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल। अगर ऐसा होता है तो हम मीडियम 2 को मीडियम 1 के कंपैरेटिवली डेंसर कहते हैं, ऑप्टिकली डेंसर, दिस इज ऑप्टिकली रेयर, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी इज डिफरेंट कंपेयर्ड टू मास डेंसिटी। मास डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, हाउ क्लोजली दैट मटेरियल इन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज पैक्ड, उसको हम मास डेंसिटी कहते हैं। रो मास अपॉन वॉल्यूम kg पर मीटर, वो डेंसिटी और ये डेंसिटी अलग है। हाँ ऐसा है कि जनरली जहां पर मास डेंसिटी ज्यादा है मटेरियल की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, बट देयर आर सम एक्सेप्शन, जैसे टर्पेंटाइन सीधा क्यों है, पेट्रोल जैसे वो एक्चुअली वाटर के ऊपर फ्लोट होता है,
वाटर के ऊपर फ्लोट मतलब उसकी डेंसिटी ज्यादा है या कम है? कम है, बट इट इज ऑप्टिकली डेंसर कंपेयर्ड टू वाटर. इट इज ऑप्टिकली डेंसर कंपेयर्ड टू वाटर. मास डेंसिटी वाइज टर्पेंटाइन इनर ये जो है ये हल्का होता है, वो वाटर के ऊपर फ्लोट होता है. ठीक है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी एंड मास डेंसिटी ये डिफरेंट है. हाँ, बट आप वैक्यूम को और ग्लास को कंपेयर करते हो तो हाँ, ग्लास इज डेंसर कंपेयर टू एयर. और ऑप्टिकल डेंसिटी के रिलेटिव भी वैसा ही है कि ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ग्लास इज मोर कंपेयर टू वैक्यूम. ठीक है, सो एक तो एक्सेप्शन है, अदरवाइज ये मैच है. क्लियर? ओके, क्या इसके ऑपोजिट हम लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज लेस देन 1. इसका मतलब क्या है? sin i अपॉन sin r ये लेस देन 1 है. इसका मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है. इसका मतलब एंगल r इज ग्रेटर देन एंगल r. एंगल I, sorry, angle R is greater than angle I. मतलब ये इस प्रकार से लाइट क्या कर रहा है? टुवर्ड्स नॉर्मल जा रहा है या अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रहा है? तो ऐसे केस में हम करेंगे रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल. इसका मतलब medium 2 is optically rare. थोड़ा सा आलसी वाला करने वाला हूँ. medium 2 is rare मतलब medium 2 की velocity is greater than velocity in medium. क्या सही है? medium rarer मतलब velocity ज्यादा है, medium denser मतलब velocity smaller. v2 is smaller than v1. ठीक है, और अब थोड़ा सा आगे जाकर हम कहते हैं कि एक्चुअली सर ये sin i अपॉन sin r ये रेशियो कांस्टेंट है. ये इसके लिए है क्योंकि गिवन मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है. ठीक है, एक मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है. दैट्स व्हाई वी कैन राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 with respect to 1. it is sin i upon sin r is equal to v1 upon v2. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 with respect to 1 is equal to sin i upon sin r. It is v1 upon v2. तो शुरुआत में ऐसा लिखो, एक बार ये ध्यान में आ गया तो फिर आगे बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा. अब जैसे हमने इसके पहले जो लिखा था वो समझने के लिए बहुत आसान हो जाएगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 with respect to 2 is v2 by v1. It actually 1 upon v1 upon v2 is 1 upon refractive index of 2 with respect to 1. ठीक है, ये हो गया लिखकर. एक इंपॉर्टेंट पार्ट लिखते हैं, समझ लो.
तो एक चीज है which is called as absolute refractive index. क्या होता है ये? ठीक है, अगर लाइट एयर या वैक्यूम से आ रहा है तो हम जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा उसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और फिर उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, इसका मतलब क्या है? ग्लास में लाइट जा रहा है, वैक्यूम से आ रहा है, ठीक है, आने वाली वेलोसिटी कहां से आ रहा है? वैक्यूम से। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, तो इसको ऐसे लिखने के बजाय आप सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है। जब अगर कुछ दिया नहीं है तो ऐसे मतलब इट इज क्लियर कि लाइट वैक्यूम से या एयर से आ रहा है। सर आप वैक्यूम और एयर को साथ में लिख रहे हैं क्योंकि दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम ये है 1.009। इतने लेवल तक अपन जाते ही नहीं, तो यहाँ पर ही रुकते हैं, ठीक है। तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम ये क्लियर। सो अब देखो, हाँ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? आपको दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना होता है? 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। 3/2, दिस इज 4/3। क्या सही है? अब मुझे बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर ये कितना रहेगा? ध्यान दो, ये समझ लो पहले। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर ये कितना रहेगा? तो देखो कैलकुलेट करते हैं, शायद से कुछ लोगों को आंसर याद होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कहां से आ रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मतलब लाइट कहां जा रहा है? ग्लास से। कहां से आ रहा है? आपका वेलोसिटी का रेशियो क्या आएगा? आने वाला मतलब वेलोसिटी इन वाटर अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास। आपका क्लियर? ओके, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? सही लिखा है क्या? देखो दो स्टेप में इसको कैसे लिखता हूं? ऊपर नीचे में वेलोसिटी इन वाटर अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास v अपॉन v, ये तो 1 है जैसे कि वैसा। अब इस वेलोसिटी इन वैक्यूम को लेफ्ट में शिफ्ट कर सकते हो, ये वेलोसिटी इन ग्लास यहां पर है। अब इसको मैं डिनोमिनेटर में लेकर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है, ठीक है। अब ये क्या हो गया? सॉरी उल्टा हो गया क्या? उल्टा हो गया, इससे वापस जो लिखना था उसका उल्टा। वेलोसिटी इन वाटर अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास, हमने vv अपॉन vv से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको नीचे लेकर चलते हैं, इस vg को इसके नीचे लेकर चलते हैं। ये क्या हो जाएगा? vv अपॉन vg, ठीक है। ये रेशियो हो गया, बचा क्या है? vw अपॉन v। अब क्या मैं इसको नीचे ला सकता हूँ? ठीक है,
अब ये क्या है, AB अपॉन BG। वैक्यूम से आ रहा है और ग्लास में जा रहा है, इट इज नथिंग बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, और ये क्या है, वैक्यूम से आ रहा है और वाटर में जा रहा है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर ये क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। पक्का क्या आता है ये देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है, p/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है, कितना आ गया 9/8, ये तो नीचे आ गया, ये भी ऊपर चले गए 9/8। पक्का। तो देखो दो चीजों के ऊपर हमें फोकस करना है, कौन सा, अगर वेलोसिटीज पता है तो क्या आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो, अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो क्या आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो, ये एग्जैक्टली ऑपोजिट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यहाँ पर ग्लास की वेलोसिटी नीचे है, वाटर की वेलोसिटी ऊपर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यहाँ पर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे है। सो वेलोसिटी के टर्मिनोलॉजी में अगर आप लिखते हो तो आने वाली वेलोसिटी अपॉन जाने वाली वेलोसिटी होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्मिनोलॉजी में ये एग्जैक्टली अपोजिट। इसमें बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, इसलिए दोनों भी चीजें साथ में लिखी है। इज इट क्लियर? पक्का। अब दूसरी चीज, ये 9/8 आ रहा है, ये क्या एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक से ज्यादा, इसका मतलब क्या, लाइट विल बेंड, पक्का, लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, इसका मतलब क्या है, कहां से आया ये, विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसकी वैल्यू एक से ज्यादा है, लाइट इज बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, मतलब कौन डेंसर है, पक्का। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लिया था आपने वाटर का, 1/3, 1.3, ग्लास का कितना है, क्या इससे हम डायरेक्टली कह सकते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा दैट मटेरियल इज डेंसर, देखो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ये डेंसर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है, ये रेयर है। तो अगर दो मटेरियल दिए हैं और उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो मटेरियल डेंसर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो मटेरियल, कोई भी पेयर दे। अभी तक क्या हुआ है, हमने सिर्फ एयर एंड ग्लास देखा है, अगर ऐसी आड़ी टेढ़ी डायग्राम आ गई इस डायग्राम में क्या हो, तो ये आपको आना चाहिए। पक्का। सिंपल है, देखो तीन चीजें देखी है हमने, तीन चीजें देखी है हमने, कौन सी तीन चीजें देखी, पहली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लिखना है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के टर्मिनोलॉजी में आता है आने वाली वेलोसिटी अपॉन जाने वाली वेलोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमेशा जाने वाले मीडियम का रहेगा, जिस मीडियम में जा रहा है। दूसरा, यदि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्मिनोलॉजी में लिखना है तो वेलोसिटी के एग्जैक्टली अपोजिट होगा, जिस मटेरियल में जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय जिस मटेरियल से आ रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और फिर हमें ध्यान में आया ये सब कैलकुलेशन करने के बाद कि जिस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो मटेरियल डेंसर रहेगा। आपका सो लाइट अगर ग्लास से डायमंड में जा रहा है तो लाइट ने क्या करना चाहिए, टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल, कैसे बता रहे हो, क्योंकि आपको पता है सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास से जा रहा है ग्लास को,
पक्का लाइट में कहाँ बेंड होना चाहिए, टुवर्ड्स फॉरवर्ड। पक्का कोई भी फेयर दे दी तो आगे बढ़ पाओगे, क्या वैल्यूज निकाल पाओगे वेलोसिटीज की, क्या डायमंड में लाइट की वेलोसिटी निकाल पाओगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दिया है, सर पूछ रहे हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड बता दो, खुद बताइए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये इसका मतलब क्या है, ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपको पता है क्या कितनी है, 3 into 10 to the power 8। सो देखो ये ऐसा हो गया ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू निकाल पाओगे, आसान है। पक्का क्लियर, तो जल्दी तो इसको, ये दोनों भी चीजें साथ में आनी चाहिए, इतना सिर्फ करो, मतलब आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। इसका यूज करके लोग एक्चुअली डायमंड का क्रिस्टल है या कांच का क्रिस्टल है ये वेरीफाई कर सकते हैं, करना चाहिए है ना, आपल्यासारखे स्टडी का तुम्ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा मतलब लाइट का बेंडिंग कम या ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा मतलब लाइट का बेंडिंग कम या ज्यादा, इसको हटा दो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड ये है 2.2, ये है वेलोसिटी इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी इन डायमंड, ठीक है, यही रहेगा sin i अपॉन sin r, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है 1.5, ये रहेगा वेलोसिटी इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास, ये रहेगा sin i अपॉन sin r। अगर हमने i को सेव रखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस सेव है, तो कौन से केस में r की वैल्यू ज्यादा रहेगी, कौन से केस में r की वैल्यू ज्यादा रहेगी, एंगल i सेव है दोनों भी केस में, इसमें r की वैल्यू ज्यादा रहेगी, फ्रैक्शन छोटा तो ये वैल्यू बड़ी आएगी क्योंकि न्यूमरेटर सेम है दोनों का, तो ये छोटा तो ये वैल्यू ज्यादा है, ये बड़ा तो ये वैल्यू, पक्का इसका मतलब कौन सा r बड़ा है इसमें से, नीचे वाला, so r for glass is larger than r for diamond, पक्का क्लियर, ओके, इसका मतलब बेंडिंग किसमें ज्यादा है, देखो ये i है हमारा कांस्टेंट है, ये r की वैल्यू, r for glass is larger, ये r बड़ा है इसके लिए, ग्लास के लिए कंपेयर टू डायमंड, मतलब लाइट ज्यादा कहां बेंड होने वाला है, पक्का लाइट डायमंड में ज्यादा बेंड, क्लियर है, पक्का ओके। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा मतलब उस मीडियम में वेलोसिटी कम, लाइट का बेंडिंग ज्यादा, लगे तो लिख लो ये ऊपर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी कम,
बेंडिंग ज्यादा ज्यादा रहता है या ज्यादा रहता है? हिंदी क्या रहता है? ये सही है या ये सही है? पहला या दूसरा? ठीक है। ओके, बेंडिंग कोण इसका मतलब आर इसके बारे में हम पहले दिन बात कर रहे थे। जो पार्ट पढ़ा है ना उसके ऊपर फिर लेयर के अंदर की समान आपको एक लेयर अंदर जाना पड़ेगा। इसका अपना काम नहीं है। कुछ भी नया देखा है कि अभी तक? ये सब का सब पार्ट आपने क्लास 10 में पढ़ा है। ऑन द कॉन्ट्री ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व किया, सभी ने सॉल्व किया। चलो ठीक है। इसकी एप्लीकेशन कहाँ पर है? इसके दो तीन एप्लीकेशन है, फटाफट देख लेते हैं। जाते हैं टीएनआई पर। नहीं, टीएनआई नहीं करता है, टीआईआर। टीएनआई पर चलो बेटा दो ना। देखो यहाँ पर कंट्रोल से नहीं कर सकता हूँ, इसलिए अगर किसी का बाकी है तो जोर से चिल्लाना। तो देखो इसका सबसे पहला एप्लीकेशन ये शायद से आपने सुना होगा। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, क्या मुझे इसका बॉटम दिखेगा? नहीं दिखाई देगा। इसका बॉटम नहीं दिखाई देगा क्योंकि मेरे पास यहाँ का लाइट पहुंच सकता है, यहाँ का लाइट यहाँ पर ब्लॉक होता है। ये लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। पर फिर भी आपने जबरदस्ती की कि हमें तो ये बॉटम दिखता ही है। यहाँ पर क्या करोगे? बांध कर रखा है पीछे रस्सी। सिंपल काम करोगे आप, इसके अंदर पानी डाल, ठीक है? पानी डाल, पानी डाल दिया तो क्या हुआ? यहाँ पर कौन है? एयर। यहाँ पर कौन है? वाटर। कैसा रहेगा? एयर कैसी है? तो डेंसर टू रेयर जाएंगे क्या होगा? तो एक्चुअली यहाँ से निकला हुआ लाइट सीधा सीधा जा रहा है, ठीक है? पक्का? और यहाँ पर क्या हुआ? मीडियम चेंज हुआ। मीडियम चेंज होने के कारण ये लाइट कहाँ जा रहा है? डेंसर टू रेयर। इससे क्या होना चाहिए? अवे फ्रॉम नॉर्थ। तो यहाँ तक हमारा लाइट ठीक से गया, यहाँ पर उसका मीडियम चेंज होने के कारण वो अवे फ्रॉम नॉर्थ आपकी पोजीशन चेंज। बट आपको क्या लगेगा? क्या लाइट कभी बेंड होता है कैसा? नहीं, आपको लगेगा ये लाइट ऐसे स्ट्रेट डायरेक्शन से आ रहे हैं। ये बात आपको यहाँ पर लगती है। और इसीलिए दूर से देखते हैं तो ये स्विमिंग पूल का बेस एलिवेटेड लगता है, उसकी डेप्थ कम लगती है, ठीक है? दिस इज एक्चुअली क्या कहेंगे एप्लीकेशन या हैपेंस बिकॉज़ ऑफ रिफ्लेक्शन। कि हमें कोई भी एक वाटर बॉडी है, पूल है, स्विमिंग ट्रैक है, उसका बेस एलिवेटेड लगता है। एक्चुअली ये उसकी रियल डेप्थ या एक्चुअल डेप्थ रहेगी, ये आपको अपीयर होगी। दिस इज एपरेंट। कल हम वो नदी में मच्छी पकड़ रहे थे, इसके कारण दिक्कत आती है। लगता ये है, एक्चुअली ये है, इसलिए वो नीचे से चले। हमें लगता है हम वहां तक पहुंच गए पर ऐसा, ठीक है? पक्का? सो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन कि पूल या वाटर बॉडीज
इनके बेस एलिवेटेड जगते या मोठ्या सोसायटीज असतात त्यांचे स्विमिंग पूल असतात आपल्या एपीपीएम मध्ये जाऊ ऍक्च्युअली आपल्याला असं वाटतं की तो बेस वर गया ठीक है या वैसा स्विमिंग पूल से अगर कोई खड़ा है तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट प्रोपोर्शनेट नहीं लगता है नीचे वाला पार्ट छोटा लगता है कॉम्प्रेस ये एक्चुअल रहता है कॉम्प्रेस कर रही है कार्टून ठीक है तो ये इसी कारण होता है ये हमारे साथ होता है ठीक है चलो इसका दूसरा है जिसके कारण आपने घर वालों को ये ध्यान में आ गया पक्का दूसरा पार्ट है जिसके कारण आपने घर वालों से ऑर्डर करना चाहिए हमें 2 मिनट ज्यादा सोने क्योंकि सनराइज जो एक्चुअली होता है तब सनराइज हुआ ही नहीं है क्यों ऐसा तो देखो ये अर्थ है हमारी ठीक है अर्थ के अराउंड बोल रहे एटमॉस्फेयर मतलब कैसे से अब हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि भले ही वैक्यूम और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत पास में है बट स्टिल अगर बहुत बड़ी रेंज है बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है वैक्यूम मतलब है एयर ये इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं हॉरिजॉन्टल या प्रेशर जो कुछ भी प्रोनाउंस करते हैं वो कुछ सो ये है होराइजन हॉरिजॉन ये सर एक्चुअली यहाँ ठीक है अब यहाँ से लाइटिंग का ये यहाँ गया क्या परसों हमने कहा देखा था यहाँ पर कुछ नॉर्मल निकालने मतलब क्या निकालना नॉर्मल सही है यहाँ पर कौन है यहाँ पर कौन है ओके ऊपर की एयर ये डेंसर है या रेयर है मतलब और वो ऑप्टिकल डेंसिटी के रिलेटेड होता है कि जैसे जैसे अपन अर्थ की तरफ आते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ती है बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है बट स्टिल कंसीडरेबल है इस केस के लिए सो अब देखो ये वैक्यूम एयर लाइट जा रही है कहां से कहां जा रही है वेयर टू लाइट शुड मेक पक्का मतलब ये तो सीधा जा रहा था इस लाइट पे क्या करना चाहिए नॉर्मल की तरह घरचा थॉट तो सकाळ उनको लगता है ये रे ऑफ लाइट कहां से आती है और ऐसे तो ऊपर इसकी इमेज दिखने लगी उनको लगता है कि सुबह को एक्चुअली सब कहां पर है तो सुबह आपके घर वालों को कहना चाहिए कि आपको लग रहा है सनराइज हुआ है पर क्या हुआ है मैं बताता हूँ क्या है ये अभी आया ही नहीं है ऊपर हमें 2 मिनट और ये बताने के लिए आपको चलना पड़ेगा और घर वालों के लिए एक्सप्लेन करना चैलेंजिंग है बट स्टिल 2 मिनट्स कैन बी जस्टिफाइड एक्चुअली 2 मिनट ही समय लगता है ये पेंटिंग कितना है रियल लाइफ में भी 2 मिनट का ही समय लगता है ठीक है ओके जैसा सनराइज के वक्त होता है बिल्कुल वैसे ही कहां पर बिल्कुल वहां पर भी ऐसा ही होता है कि सन एक्चुअली नीचे गया होता है पर हमें लगता है कि वो ऊपर सो अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट किसकी एप्लीकेशन है तो देखिए एलिवेटेड बेस एंड दूसरा अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट देखो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के जो है वो भी देखने की बात चाहिए आगे इसको लिखना है नोट कर लो एप्लीकेशन का मतलब है इसके डायग्राम कॉपी में है लेकिन पेज नंबर डाल सकते हो पेज नंबर 380 फिगर नंबर 9.10 9.10 क्लास 10 में आपने ये निकाली अब देखो अर्थ पे एक पार्ट हो गया निकल
कल हमने एक बार डिस्कस किया था कौन सा, वो हम नदी में गए थे और ऊपर से देख रहे हैं तो हमारी इमेज भी दिख रही थी, एट द सेम टाइम फेस भी दिख रहा था। तो वहां पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसके कारण इमेज दिख रही है, बट अंदर का पार्ट भी दिख रहा है, मतलब लाइट अंदर भी जा रहा है, अंदर से बाहर भी आ रहा है। ठीक है, सो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है इसको मैं ट्रांसमिशन भी कह सकता हूं, लाइट इज गेटिंग ट्रांसमिटेड इन दैट मीडियम, सही है। सो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन साइमल्टेनियसली अंदर ही होता ही है। ठीक है, अगर इस प्रकार का कोई मीडियम है, ग्लास है, तो हम देखते हैं आपको अंदर की चीजें भी दिखते हैं और एक पर्टिकुलर एंगल पर अगर आप कर रहे हैं तो लाइट भी बहुत सारा होता है। कैसा, अगर अपनी पोजीशन चेंज कर दी तो वो रिफ्लेक्टेड लाइट आपके आंखों में नहीं जाएगी, क्योंकि देखो अब जैसे ये सनलाइट है, सनलाइट कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन से आ रही है, यहाँ पर अगर कोई कांच होता तो वो एक पर्टिकुलर एंगल में रिफ्लेक्ट होता, अगर यहाँ से आ रहा है तो उस तरफ से रिफ्लेक्ट रहा है तो उसके ऊपर ये रिफ्लेक्टेड लाइट जाएगा। उसने अपनी पोजीशन अगर छोड़ दी तो ये ट्रांसपेरेंट अगर कांच है तो पूरा का पूरा लाइट बाकी का बचा हुआ लाइट अंदर है। तो अगर फॉर एग्जांपल ऐसा पहला नहीं चाहिए 100 लाइट आ रहा है तो 100 में से कुछ 20-30 रिफ्लेक्ट होगा, बचा हुआ अंदर जाएगा। तो बेसिकली जब इस प्रकार से लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पर इंसिडेंट होता है तो उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होता है, ट्रांसमिट होता है। क्या सही है? इसको कहते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन, क्योंकि कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, पार्शियल रिफ्रैक्शन। पक्का? अब देखो अब इंटरेस्टिंग चीज आ जाएगी, जहां पर हम खड़े हैं कोई डेंसर और यहाँ पर हमारा सोर्स ऑफ लाइट पॉइंट सोर्स है। कैसा है? पॉइंट सोर्स। अब पॉइंट सोर्स से कितने रेज निकलेंगे? इनफाइनाइट, बहुत सारा। कहां कहां जाएंगे? सभी डायरेक्शन। सो अब देखो सब जगह पर हम नॉर्मल निकाल सकते हैं। ये कौन है? सपोज वाटर, ये कौन है? एयर। एयर कैसी है? एयर। वाटर कैसा है? डेंसर। लाइट कहां से कहां जा रहा है? डेंसर टू इट विल वेट अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगा। क्या साइन है अपॉन साइन आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ऐसे ही है ना? एयर में जा रहा है और वाटर से आ रहा है, मतलब ये कैसे रहेगा? वेलोसिटी इन वाटर अपॉन वेलोसिटी इन एयर। क्या ये एंगल आई चेंज होने से चेंज होने वाली चीज क्या? वेलोसिटी और एंगल ऑफ इंसिडेंस का कुछ रिलेशन नहीं है, ये तो कांस्टेंट रहेगा। ये कांस्टेंट रहेगा तो sin i अपॉन sin r की रहना चाहिए। पर अगर एंगल i चेंज हो रहा है तो यहाँ पर एंगल नहीं, क्या यहाँ पर एंगल बढ़ा है? इसके कंपैरेटिवली ये बड़ा दिख रहा है ना, इसके कंपैरेटिवली ये, इसके कंपैरेटिवली ये ज्यादा है। सो एंगल i चेंज हो रहा है, एंगल i अगर चेंज होता है तो एंगल r नहीं पक्का। एंगल i बढ़ रहा है तो रेशो कांस्टेंट रखने के लिए एंगल r भी बढ़ना चाहिए, तो ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा। अब एंगल r और बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, इस केस में क्या होगा? इट विल ग्रेज द सरफेस। ठीक है, इसको पैरेलल नहीं चला जाएगा। अब इसके आगे क्या होगा?
लाइट बाहर ही नहीं निकलेगा। दिस इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट बाहर ही नहीं निकलेगा, पूरा का पूरा पार्ट इसके अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसके पहले जो हमारे साथ हो रहा था पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन, वैसा वाला पार्ट यहाँ पर ना होते हुए यहाँ पर पूरा का पूरा लाइट रिफ्लेक्ट होने वाला है। क्या सही है? पक्का? सो इसके पहले जो हमने कहा 100 आया, 30 चला गया, 70 अंदर आया, क्या वैसे यहाँ पर होगा? इस केस में जिस इंटेंसिटी का लाइट यहाँ पर आ जाए वही इंटेंसिटी का लाइट रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है? पर इसके लिए जरूरी क्या है? दिस मटेरियल शुड बी डेंसर। ये मटेरियल कैसा होना चाहिए? रेयर। सो डेंसर और रेयर के कॉम्बिनेशन में ये होता है, इसके लिए कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और अभी आपको ध्यान में आएगा कि सर ये क्रिटिकल कंडीशन, इसके पहले पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन है, इसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो ये कंडीशन ऐसी वाली जहां पर आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये 90 डिग्री है, इसको कहा जाता है क्रिटिकल। क्या कहा जाता है इसको? क्रिटिकल। अब देखो जरा इसके तरफ देखो, जब मेरा आई आईसी इतना है, एंगल आर की वैल्यू क्या है? एंगल आर की वैल्यू कितनी है? sin 90 की वैल्यू क्या आ गया? क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर विल बी sin ऑफ क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल इससे कम है तो पार्शियल रिफ्लेक्शन पार्शियल रिफ्रैक्शन होगा, एंगल अगर इससे ज्यादा है तो टोटल नॉर्मल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या सही है? ये ब्रॉडबैंड आजकल 4G ऑप्टिकल फाइबर, एयरटेल एक्सट्रीम 100 Mbps, लाइव स्ट्रीमिंग, ये सब इस ऑप्टिकल फाइबर के कारण इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इसके पहले वो ब्रॉडबैंड था या डायल अप कनेक्शन थे, टेलीफोन के वायर के तो हमारे यहाँ कनेक्शन आता था, तो उस वक्त नेट की स्पीड काफी कम। अब क्या हो रहा है, हमारी इंफॉर्मेशन हम इस प्रकार से ऑप्टिकल फाइबर के लाइट के फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं, तो स्पीड बढ़ गई, तो सिग्नल जो जा रहा है वो लाइट के स्पीड से जा रहा है। एंड दूसरा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के कारण मैक्सिमम इंफॉर्मेशन भी ट्रांसमिट हो रही है। अदरवाइज इंफॉर्मेशन लॉस होती थी, वो लॉस होने वाला पार्ट कम हो गया, क्लैरिटी बढ़ी, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है? ठीक है?
with this we will stop today. कल हम इसके एग्जांपल के साथ आगे जाएंगे.